हाँ भाई। जी सर। क्या चल रही थी लास्ट क्लास में बात? सर ईयर और आई पढ़ा था। ईयर आई कंप्लीट करना, चलो। तो आज एंडोक्राइन सिस्टम बात करेंगे। बोर्ड नजर आ रहा है क्लियरली? है। यस सर, आज तो एकदम क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छी बात है, क्लियर है तो आज बात कर रहे हैं ना एंडोक्राइन सिस्टम की। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ सर। ओके। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम हर जगह पे ना, जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम है, तो एक हमारे पास कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम है। ठीक है। नर्वस सिस्टम तो जानते हैं ना आप लोग। और एक हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। अब जो नर्वस सिस्टम है वो हर जगह काम नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली रीजन है, हर जगह नर्व नहीं जाती। तो ऐसी कौन सी चीजें जो हर जगह जाती है बॉडी में, मतलब 99% लोकेशन विजिट करती है, विजिट करने वाली कौन सी जगह है? ये बात। एक तो तुम लोग जवाब आते थे छुट्टी में देते हो ना, सुनते नहीं हो, क्या पूछ रहा हूँ? ब्लड ब्लड। वेसल। ब्लड ब्लड। वेसल। ब्लड और हाँ, ब्लड। भाई ब्लड एक लौती ऐसी चीज है ना कि जो हर जगह जाती है। तो अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मैं ब्लड के अंदर डाल दूं, तो ब्लड तो हर जगह जा रहा है, तो वो कैरी करके उस इंफॉर्मेशन को भी ले जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशन हो जाता है हार्मोन। उसको कैरी कर रहा है कौन? ब्लड। ब्लड के लिए वर्ड इस्तेमाल कर दिया क्राइम। और क्योंकि इनसाइड द ब्लड डाल दिया है मैसेज को, तो वो क्या हो गया? एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल अबाउट ब्लड। ब्लड में हम हार्मोन डालते हैं, हार्मोन जाता है, हार्मोन काम करता है। सिंपल सा फंडा है, कहानी खत्म। अब सवाल ये आता है कि हमारी बॉडी में वो कौन से ऑर्गन है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन produces some or the other hormone या messenger. Every organ you can say, every organ is producing some or the other endocrine hormone. But there are some specific organs which are secreting hormones in higher concentration, in a very significant concentration. And in this chapter हम उन्हीं हॉर्मोन्स रिलीजिंग ग्लैंड्स की बात करेंगे जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हॉर्मोन्स रिलीज इन द बॉडी। अब इसमें बहुत सारे आते हैं। ठीक है। अगर हम सर से नीचे की तरफ चले, ठीक है, तो अगर हम हेड की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों उसके लोब्स, फिर पिट्यूटरी के साथ ऊपर ब्रेन में ही एक हार्मोन है पीनियल ग्लैंड, तो ब्रेन से रिलेटेड हो जाते हैं। फिर गले में आए तो थोराक्स के रीजन में आए, ट्रकिया में आए तो थायराइड, पैराथायराइड, और थोड़ा और नीचे जाए तो फिर थाइमस। थाइमस से थोड़ा और नीचे नीचे चले तो वी हैव अ ग्लैंड नोन एज पैनक्रियास। पैनक्रियास से और थोड़ा जाए किडनी के नीचे, सॉरी किडनी पे जाए, मतलब किडनी के ऊपर और बॉडी के नीचे, तो किडनी के ऊपर जाए तो एड्रिनल ग्लैंड है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। और थोड़ा जाए पेल्विक रीजन का, लोअर पेल्विक रीजन के अंदर, प्यूबिक रीजन के पास पास, तो वहां पे मिल जाते हैं क्या? गोनाड्स। इतना ही है बस। तो इतने ही ग्लैंड्स और हार्मोन्स हमको पढ़ने हैं। तो हम ऊपर से नीचे चलेंगे। हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, पिट्यूटरी पढ़ेंगे, पीनियल पढ़ेंगे, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, फिर नीचे पैनक्रियास, फिर एड्रीनल, और आखिरी में गोनाड्स। और गोनाड्स हम पढ़ेंगे मिलेंगे, क्योंकि गोनाड्स तो मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ करा दूंगा, तो गोनाड्स को स्किप कर देंगे। ठीक है। और बाकी पढ़ लेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम हार्मोन कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड ऑफ कोर्स उनकी कैटेगरीज। तो अभी फटाफट से और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस करेंगे। आइए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे पास
मेरे को बता देता हूँ, पहले तो समझा देता हूँ, पहले समझ जाओ। लेट्स से ये ब्रेन है, अज्यूम कर लेते हैं ब्रेन, ब्रेन, पॉन्स वेराली, मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना, ऐसे कुछ है। अब बात समझना, कोशिश करना कि कहीं इस वाले रीजन में ना, यहाँ पर वी हैव समथिंग नोन एज हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास हाइपोथैलेमस है, और ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे ग्लैंड के साथ, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी। ये ऐसे एक स्टॉक होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और यहाँ पर एक ग्लैंड है छोटा सा, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको नजर आए, ये होता छोटा सा है, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? तो ये आपका यहाँ पर हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, हाइपोथैलेमस के साथ स्टॉक इनफंडिबुलम हो गया, इनफंडिबुलम से कनेक्टेड आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो हमको ये समझना है, आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो ये लोकेशन याद रखिएगा कहाँ है। मैं एक और चीज बता देता हूँ, यहीं पर कहीं पर साइड में इस तरफ एक दूसरा ग्लैंड है, इसका नाम है पीनियल। तो हमने चार ग्लैंड की बात कर ली, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक तरीके से तीन, और चौथा क्या हो गया, पीनियल। इन सब की बात करेंगे, आइए समझते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको, ये क्लियर है, लोकेशन क्लियर? यस सर। यस सर। अब आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहले ग्लैंड बना देते हैं, कि अज्यूम करते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उसका एंटीरियर लोब, और एक पीछे छोटा सा पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, या इसको सीधा बोल सकते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस, इसके दो पार्ट्स रहते हैं, ये याद रखिएगा, एडेनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स रहते हैं, पार्स डिस्टालिस, ठीक है, एंड पार्स, पार्स ही लगेगा, मैं इस तरह लिख रहा हूं इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। और इधर की तरफ दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस, और इस न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर हमारे पास एक ही लोब है, दैट इज पार्स नर्वोसा। तो ये कुछ टर्म्स है, याद रखिएगा। अब बायो में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, टर्म्स आपको याद रखनी ही पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, सारा नहीं, कॉन्सेप्ट तो आप समझ जाइए, थोड़ी टर्म याद इंपॉर्टेंट है। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी के लिए आप सोच सकते हैं, यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हो रहा है एडेनो एंड न्यूरो, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऐसा बोल सकते हो। पार्स डिस्टालिस इंटरमीडिया एडेनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स, पार्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स, ये तो हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर मैंने बताया था कि एक स्टॉक है इनफंडिबुलम, जिससे कनेक्टेड है योगिक स्टॉक, ठीक है, और ज्यादा ऊपर हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम यहीं पर बना देते हैं एक दूसरा ग्लैंड, जिसके हम बात कर रहे हैं द हाइपोथैलेमस। ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर? ये हाइपोथैलेमस लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर, तो ग्लैंड की शेप दिख रही है। नहीं नजर आ रहा? नो सर। ओके, कोई बात नहीं, तो इसे साइड में लिख देता हूँ। तो आप कितना समझ लो कि इस रीजन में हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस होगा, आपको नजर आ रहा होगा ना? यस सर। ओके, अब कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आपके हाइपोथैलेमस में दो कॉन्सेप्ट समझो। एक मैं बना रहा हूं, ये कुछ न्यूरॉन्स बनाए मैंने। ये न्यूरॉन्स ऐसे वैसे न्यूरॉन नहीं है, ये सेक्रेटरी न्यूरॉन्स, इसलिए इन्हें हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि न्यूरॉन की सेक्रेटरी नेचर है।
ये अपनी सेक्रेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, और किसके पास, इसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास डायरेक्टली लेके आ रहे हैं। और भी कुछ न्यूरॉन्स है, एक आध मैंने एक न्यूरॉन भी यहाँ छोड़ दिया, या एक या दो बना दूंगा मैं आपको। ये सब हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स है, क्योंकि हाइपोथैलेमस बेटा क्या है, ब्रेन है, फोरब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन में तो क्या ही होता है, न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो जहां न्यूरॉन्स की बात करिए मतलब ब्रेन। अब कॉन्सेप्ट समझिए, ये एड्रेनोहाइपोफाइसिस के पास एक ब्लड सर्कुलेशन आ रही है, ठीक है, ये एंट्री कर रही है यहाँ पे, और फिर इसकी ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन रही है, और फिर यहां से अल्टीमेटली ब्लड में से कॉमन जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ से। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया कि एक ब्लड सर्कुलेशन आ रही है, ये ब्लड सर्कुलेशन कहां से आ रही है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, सवाल ये है। नॉर्मली किसी ऑर्गन के पास ब्लड सर्कुलेशन कहां से आता है? सर ऑर्गन के पास तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड जाएगा ना। अरे ब्लड वेसल कहां से ओरिजिनेट हो रही होती है, कहां से आ रहा होता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड? हार्ट से। हार्ट से, मतलब किसी भी ऑर्गन के पास ब्लड हार्ट से आता है। तो लेकिन यहाँ पर ब्लड हार्ट से नहीं आ रहा, यहाँ पे जो ब्लड है वो हाइपोथैलेमस से आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे लिवर के पास ब्लड, ठीक है, आपको हार्ट से तो आता ही है, उसके अलावा एक जगह से आता है, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जो ब्लड लिवर के पास जीआई ट्रैक्ट से आता है उसको हम क्या बुलाते हैं, उस सिस्टम को क्या बुलाते हैं? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। यस, उसको बुलाते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम मैंने बताया था जहां पे दो ऑर्गन ब्लड से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो ब्लड आ रहा है ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है, इसीलिए ये जो सिस्टम यहाँ आप देख रहे हैं, दिस इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। भाई वहां लिवर में जा रहा था तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम था, यहाँ हाइपोफाइसिस में जा रहा है तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम हो गया। अच्छा, अब इस पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि एक्सक्यूज मी न्यूरॉन्स सर। अपना सेक्रीशन दे रहे हैं, न्यूरॉन्स अपने अपना सेक्रीशन दे रहे हैं। तो आपने डिफरेंस देखा, एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है, पोस्टीरियर के अंदर न्यूरॉन सेक्रीशन अपना डायरेक्टली दे रहे हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी में यही सेक्रीशन न्यूरॉन ब्लड के थ्रू दे रहे हैं, और फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके उसे स्टिमुलेट कर रहा है। अब आगे समझेगा, अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने सेक्रीशन दिया वो भी अल्टीमेटली घूमता फिरता सेक्रीशन यहां से भी न्यूरॉन से होता हुआ अल्टीमेटली जाएगा कहां पे, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली जो भी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस ने दिया पोस्टीरियर को भी, वो रिलीज अल्टीमेटली पिट्यूटरी से ही हुआ। कहां से, पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि ये तो मैंने एक ब्लड वेसल बना दी, हालांकि ऐसा कुछ होता है कॉमन रहती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी की ब्लड वेसल आती है और ये यहाँ जुड़ जाती है। तो आप कैसा ऐसे कह सकते हैं कि जो सेक्रीशन अल्टीमेटली रिलीज हो रहा है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहा है। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? सर ओके, तो आगे बात कर रहे हैं। सर ये पिट्यूटरी में जो है हाइपोथैलेमस से ब्लड आ रहा है, तो हाइपोथैलेमस के पास भी तो कहीं से आ रहा होगा ना। दोबारा बोलो, जोर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस के थ्रू ब्लड आ रहा है, तो हाइपोथैलेमस में भी कहीं से ब्लड आ रहा होगा ना। अरे तो हाइपोथैलेमस में तो आता ही है, देखो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों में हार्ट से ब्लड आता है, वो अपनी सर्कुलेशन है। उसके अलावा एक ब्लड पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस से भी आता है। अब लिवर में, लिवर का अपना ब्लड नहीं है क्या, एक एक लिवर की अपनी हिपैटिक आर्टरी भी तो है, लेकिन उसके अलावा एक हिपैटिक पोर्टल वेन है जो उस स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और स्प्लीन से मिलके लिवर में आ रही है, तो उसको हम हिपैटिक पोर्टल वेन बोल देते हैं, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। मेन ओके सर। सर्कुलेशन सभी ऑर्गन की हार्ट से जुड़ी हुई है। ओके, यस सर। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना सारे हॉर्मोन्स लिख नहीं रहा हूं,
आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपने नोट कीजिएगा मेरी बात सुन के, क्योंकि कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं। अब पहले बात कर रहे हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है वैसोप्रेसिन। पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। क्या पहले दोनों को समझ लो। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज कहां हुए बेटा? यहां से हुए हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने वो हार्मोन्स खुद बनाए हैं? नहीं, वो हार्मोन्स तो हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं। हाइपोथैलेमस ने बना के यहाँ पे अपने पास स्टोर रखे हैं अपने सिनेप्टिक वेसिकल में। जैसे ही जरूरत पड़ी है उनको यहाँ ब्लड सर्कुलेशन में यहाँ पे रिलीज कर दिया है। लेकिन क्योंकि वो अल्टीमेटली किसके ब्लड के थ्रू आ रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू आ रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको रिलीज कर रहा है। लेकिन उनका प्रोडक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों का रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से है, लेकिन सारा का सारा प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस से है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यही दो हार्मोन्स रिलीज करवाता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन बहुत ही सिंपल है, आप लोग ये जानते होंगे कि ऑक्सीटोसिन एक स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्टर है। इसके दो फंक्शन बता देता हूं। एक तो ये फीटल इजेक्टिंग हार्मोन है। फीटस जब बाहर आता है तो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस contracts vigorously, and that is under the influence of oxytocin. One. Second, oxytocin is also important for the contraction of myoepithelial cells. Myoepithelial means epithelial cells modified for contraction. So it is responsible for the contraction of myoepithelial cells present in alveoli of mammary glands, ultimately responsible for the release of milk. तो मिल्क रिलीज में भी काम करता है when the baby performs suckling action on the breast of the mother. तो इंफॉर्मेशन जाती है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस अल्टीमेटली यहाँ से अपने स्टोरेज से रिलीज कराता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स में जाता है और मिल्क को रिलीज कराता है। सेम रिफ्लेक्स एक्शन फीटस इजेक्शन के टाइम पे भी होता है। फीटस यूट्रस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करती है, मैसेज आता है हाइपोथैलेमस के पास, ऑक्सीटोसिन आता है, ऑक्सीटोसिन ज्यादा आता है, यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट करती है, फीटस बाहर जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन आपको क्लियर है? कोई डाउट ऑक्सीटोसिन के फंक्शन में? ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्लियर? यस सर। यस अच्छा, सर। इस चैप्टर में आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है चैप्टर में, एक्चुअली आपने बाकी सारे चैप्टर पढ़ने हैं हार्मोन के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, अगला आपके पास जो दूसरा हार्मोन यहाँ रिलीज हो रहा है उसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन, बिकॉज इट इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इसलिए वैसोप्रेसिन बोल रहे हैं। और दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि ये डायूरेसिस भी प्रिवेंट करता है। मतलब आपको मैंने बताया था काउंटर करंट मैकेनिज्म, जब कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टेंस ट्यूब्यूल, मतलब कि डीसीटी के लास्ट पार्ट से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पार्ट से, या स्पेसिफिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पार्ट से बहुत सारे पानी को रीअब्सॉर्ब कराता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन में पानी कम जाएगा, ठीक है। यूरिन में पानी ज्यादा जाता है तो उसे डायूरेसिस बोलते हैं। ये पानी कम जा रहा है यूरिन में तो इसे बोलेंगे एंटी डायूरेसिस। इसलिए हार्मोन का नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, also known as vasopressin, released from the posterior pituitary, produced from hypothalamus. Clear point? दोनों हार्मोन्स क्लियर? posterior pituitary क्लियर? यस सर। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन एक एक करके सारे बता रहा हूँ, लिखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा अपने हिसाब से। पहला है हार्मोन जीएच। जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। मैं एक एक करके लिख देता हूँ।
फिर मिटा दूंगा। पहला आप पढ़ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ये बॉडी की ग्रोथ करवाता है। ठीक है ना, कैसी ग्रोथ? ओवरऑल ग्रोथ, मतलब कि आपकी हड्डियों की ग्रोथ, आपका प्रोटीन का एक्यूमुलेशन, भाई प्रोटीन इकट्ठा करना है, मसल डेवलप करनी है, बोन को ग्रो कराना है, कैल्शियम का यूज करना है, ठीक है ना, ग्लूकोज को यूज करना है, तो ये ग्लूकोज को यूज करवाता है। ठीक है, और ग्लूकोज का यूज, आ रही है बात समझ में, ग्लूकोज का यूज करवाएगा। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म करेगा ग्लूकोज का, और प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करेगा, बोन्स की ग्रोथ कराएगा। ठीक है ना, बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अच्छा, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, एक होता है ग्रोथ फैक्टर। जो ग्रोथ फैक्टर है ना, आपने ग्रोथ फैक्टर तो सुना होगा कभी कभी ना कभी। जो ग्रोथ फैक्टर है वो एक्चुअली सेल साइकिल स्टिमुलेटर है, मतलब वो क्या करता है, वो सेल डिवीजन कॉज कराता है ना। तो जो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर रहा है वो ग्रोथ फैक्टर है, और जो बॉडी की ग्रोथ करा रहा है वो ग्रोथ हार्मोन है। इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, साइंटिफिक नाम इसका बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है इसका, मैं इसे नीचे लिखा हूं। इसका साइंटिफिक नाम है, चलो उसको मिटा के लिख देता हूं। इसका साइंटिफिक नाम है सोमैटोट्रोफिन, ये याद रखिएगा, सोमैटोट्रोफिन। तो सोमैटोट्रोफिन इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, और बॉडी की क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। इतना क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज और, डिसऑर्डर्स। अगर ग्रोथ हार्मोन कम आया तो आप बौने रह जाएंगे, इसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। और ज्यादा आ गया तो आपकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप खली बन जाएंगे, इसको बोलते हैं जायंटिज्म। तो जायंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, ज्यादा हो रहा है तो जायंटिज्म, कम हो रहा है तो ड्वार्फिज्म। So that is all about the somatotrophin, the growth hormone. ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन, अब एंटीरियर पिट्यूटरी की बड़ी अच्छी बात है, एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन तो खुद प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा, लेकिन उसने कौन से हार्मोन रिलीज करने कौन से नहीं करने, उसके लिए उसको मैसेज हाइपोथैलेमस देता है। राइट, मतलब अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस उसको बता रहा है कि हार्मोन रिलीज करना है या नहीं करना है। अब हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन के नाम सुनिएगा, एक है GHRH और एक है GHIH। ये है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस से आएगा तो एंटेरियर पिट्यूटरी से सोमैटोट्रोफिन यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। अगर गलती से GIH आ गया, जिसको हम सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सोमैटोक्राइनिन, अगर सोमैटोस्टैटिन आया तो फिर सोमैटोस्टैटिन अगर आएगा हाइपोथैलेमस से तो एंटेरियर पिट्यूटरी सोमैटोट्रोफिन यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज कर रहा है, लेकिन ऑन द मैसेज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस डिपेंड कर रहा है GHRH आ रहा है या GHIH आ रहा है। ये क्लियर? यस सर। ओके, नाम याद रखिएगा, ट्रोफिन, सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोस्टैटिन। ओके, अगला पढ़ते हैं, अगला हार्मोन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के बाद। ठीक है, अगला है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा हार्मोन, बड़े सिंपल से है, ACTH। ओके, अब ACTH क्या है? ACTH इज एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोफिन हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आई रिपीट, adrenocorticotropic hormone stimulates adrenal cortex for the release of glucocorticoids.
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन है? जैसे कि कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और उसको उसको एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाने वाला कौन है? ACTH। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर ये हार्मोन आएगा तो जाके एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलेगा कि कॉर्टिसोल यानी जो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसको रिलीज करो, राइट। अब ACTH तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? CRH। उधर लिखा हुआ है CRH। CRH क्या है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और वो क्या है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब वो हाइपोथैलेमस से आएगा तो एसीटीएच रिलीज होगा, वरना रिलीज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? एसीटीएच और सीआरएच क्लियर? कोई डाउट? आगे बात करें। यस सर। यस सर। तो अगला हार्मोन आ रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सारे मैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बता रहा हूँ। TSH। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत ही सिंपल है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। आप मोटे हैं, पतले हैं, बॉडी टेम्परेचर कैसा है ना, आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है ओवरऑल बॉडी की, है ना, मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? थायरॉक्सिन है, जो थायराइड से रिलीज होता है। उसको रिलीज कराने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए भी यहां पर हमारे पास एक दूसरा हार्मोन है, TRH। TRH क्या है? अगेन थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। अब बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है। हाइपोथैलेमस से थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। ये चल रहा है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड। क्लियर है? आ रही बात समझ? तो ये हो गया इसका फंक्शन। नेक्स्ट पे चले। यस सर। नेक्स्ट है PRL। PRL इज प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है मतलब? मिल्क कौन प्रोड्यूस करने का मतलब मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? सर अल्वेलाई। मैमरी ग्लैंड में कौन प्रोड्यूस करता है उसका पार्ट? नहीं नहीं, मतलब कि कौन प्रोड्यूस करता है? एक प्रेग्नेंट फीमेल प्रोड्यूस करती है, एक बेबी डिलीवर्ड वुमन प्रोड्यूस करती है, या कोई बेबी नॉर्मल वुमन डिलीवर्ड। प्रोड्यूस करती है, या कोई बेबी मैन प्रोड्यूस करता है, डिलीवर्ड। कौन प्रोड्यूस करता है? बेबी डिलीवर्ड। हाँ, तो बेबी डिलीवर्ड वुमन प्रोड्यूस करती है मिल्क, ठीक है ना। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली, अराउंड 5th to 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, 5 हफ्ते होते प्रेगनेंसी, मतलब कि 1 डेढ़ महीना हो गया प्रेगनेंसी को, उस टाइम पे बॉडी में प्रोलैक्टिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। भाई एक तो प्रोलैक्टिन है ह्यूमन बॉडी का, और फीटस का भी अपना आता है एक ह्यूमन कोरियोनिक प्लेसेंटल लैक्टोजन, या सिंपली प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलते हैं, HPL। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन वो तो आएगा ही, ऑफ कोर्स वो तो पार्ट ही है। साथ में कौन? प्रोलैक्टिन का अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 4 to 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में, बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है ना।
लेकिन ये काम नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि वो उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है, इनहिबिटरी एक्शन खत्म हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर देता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है ना। तो एक डिलीवर्ड जो बेबी डिलीवर्ड फीमेल है वही मिल्क को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। और रिलीज के लिए मैंने बता दिया कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। लेकिन ये भी अगेन खुद से कंट्रोल नहीं होता, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। दो हार्मोन है, पीआरएच पीआईएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक रिलीज करवा रहा है, एक इनहिबिट करवा रहा है। आई सपोज ये क्लियर है, सारी कहानी वही चल रही है सेम। कोई डाउट? यस सर। आगे बात करें। यस सर। ओके, तो अगला सेकेंड लास्ट हार्मोन हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, जीएनआरएच। नहीं नहीं, सिंपली इसको बोल सकते हैं जीएन टी। सुना इसके बारे में? इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। क्या होता है गोनाडोट्रोफिन्स? सर क्वेश्चन रिपीट करना सर प्लीज एक बार। गोनाडोट्रोफिन्स है ये। क्या होता है गोनाडोट्रोफिन्स? सर गोनैड्स तो सर टेस्टिकल्स और ओवरीज होती है। तो जो उनको स्टिमुलेट करे वो गोनाडोट्रोफिन्स। यस सर। टेस्टिस को कौन स्टिमुलेट करता है? मतलब कि जो टेस्टिस को बोले कि अपना फंक्शन करो और ओवरी को बोले अपना फंक्शन करो। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाना। और ओवरी का यस फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन रिलीज करवाना। तो जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवा रहा हो और ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज करवा रहा हो, या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में मदद कर रहा हो, वो हो गया गोनाडोट्रोफिन। वो कौन है? दोनों केस में अलग अलग है। कौन सा हार्मोन oogenesis में मदद करता है? एफएसएच। सिर्फ एफएसएच? नहीं एलएच भी करता है। एलएच भी करता है। तो दोनों क्या हो गए? गोनाडोट्रोफिन। तो यस सर। एलएच एंड एफएसएच ओवरीज को बोल रहे हैं अपना फंक्शन करो, मतलब एस्ट्रोजन रिलीज करो और oogenesis करो। तो एलएच और एफएसएच क्या हो गए? गोनाडोट्रोफिन। और यही मेल को भी बोलते हैं, टेस्टिस को बोलते हैं, टेस्टिस में लेडिक सेल्स को बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करो। ये काम किसका है? एक तरीके से एलएच का। लेकिन वहां हम एलएच ना बोल के आईसीएसएच बोलते हैं। ये आपको बता दो, 12th पास करके आए हो, इतना तो पता होना चाहिए। अब ये मैं नहीं बताऊंगा। आईसीएसएच भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स एक ही बात होती है। तो लेडिक सेल्स को बोलते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करो, और सर्टोली सेल्स को बोलते हैं कि चलो कुछ काम करो, स्पर्मियोजेनेसिस करो। तो अल्टीमेटली एलएच और एफएसएच ये टेस्टिस को भी उनके काम करने के लिए बोल रहे हैं, ओवरीज को भी उनके काम करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब गोनाड्स को उनका उनका अपना अपना काम करने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। और जो गोनाडोट्रोफिन्स को बोले कि तुम रिलीज हो जाओ चाहे ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से आएगा जीएनआरएच और कंट्रोल करेगा किसको? द रिलीज ऑफ एलएच एंड एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। क्या काम होता है एलएच का oogenesis के अंदर है? सर ऑपरेशन करवाना। क्या काम होता है एलएच का oogenesis के अंदर, बताना सर। सर ओव्यूलेशन। ओवुलेशन कैसे? मैं बता रहा हूँ। ग्राफियन फॉलिकल का ओव्यूलेशन और कॉर्पस हाँ, लूटियम को मेंटेन देखो रखना। ये क्या करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल को ना रप्चर कर देता है। ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करके देखो एलएच सर्च होता है, ठीक है ना। इतना पढ़ो, अभी 12th पास करके आए बोर्ड के एग्जाम, ठीक है ना, की तैयारी करी तुम लोगों ने। एलएच ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर देता है,
ग्राफिन फॉलिकल फटेगा तो क्या बनेगा? ग्राफिन फॉलिकल फट के क्या बनता है भाई? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम बनता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। कॉर्पस लूटियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ग्राफिन फॉलिकल का जो फटा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसके अंदर कॉर्पस भरा हुआ होता है। ल्यूटिनाइजेशन कर रहा है, मतलब ल्यूटिन पिगमेंट बढ़ा रहा है। ल्यूटिन पिगमेंट येलो कलर की होती है, जिसकी वजह से मैकुला लूटिया येलो स्पॉट था, बिकॉज ऑफ ल्यूटिन पिगमेंट। तो वही ल्यूटिन पिगमेंट है, वो ल्यूटिन पिगमेंट को बढ़ा रहा है, तो उसको कॉर्पस लूटियम बना रहा है। तो क्योंकि ल्यूटिन पिगमेंट बढ़ा रहा है, तो नाम क्या हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां से नाम आ रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? फॉलिकुलर फेस में बढ़ जाता है, फॉलिकल डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है, चल भाई फॉलिकल डेवलप कर, है ना? और कितने फॉलिकल डेवलप होते हैं जनरली एक साइकिल के अंदर? क्या सर? कितने फॉलिकल डेवलप होते हैं एक साइकिल के अंदर? एक ही तो होता है। एक ही तो होता है, क्योंकि FSH का अमाउंट लिमिटेड अमाउंट में इंक्रीज होता है, ठीक है? अब मान लो तुमको ज्यादा कराने हो, व्हाट इज MOET? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। पढ़ा है ना, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये तुम्हारे हाँ 12th के सर। सिलेबस में एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है इसके अंदर? सर इसमें एक एफएसएस लाइक हार्मोन डालते हैं मदर के अंदर, वो हाँ हाँ मल्टीपल हाँ एग हाँ, प्रोड्यूस करके क्या वो डालते, क्या सरोगेट। डालते हैं? एफएसएच लाइक हार्मोन। हाँ, FSH लाइक हार्मोन। क्यों FSH लाइक हार्मोन? क्योंकि उसका काम है फॉलिकल डेवलप कराना, और हमको कराना क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन। अब मल्टीपल ओव्यूलेशन कैसे होगा? जब ज्यादा फॉलिकल डेवलप करेंगे, तो हम आर्टिफिशियली क्या देते हैं? FSH देते हैं। तो FSH का फंक्शन क्या हो गया? फॉलिकल डेवलप कराना। आ रही बात समझ में? तो जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा फॉलिकल क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, ठीक है? इसलिए कभार क्या होता है, एक की जगह दो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है ना? और कई फीमेल जो लेट एज में दे गो फॉर प्रेगनेंसी, उनको आर्टिफिशियली कहीं FSH दिया जाता है, इसलिए ट्रिपलेट्स भी बहुत कॉमन हो जाते हैं, बिकॉज FSH इज द हार्मोन जो फॉलिकल को क्या करा रहा है? स्टिमुलेट करा रहा है, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान से सुन लो ये सारी बातें। जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मैं एक बार भी नहीं बताऊंगा कि LH FSH क्या कर रहा है, तुम खुद बताओगे, मैं सारी बातें बता रहा हूँ तुमको। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजेशन करता है, ओव्यूलेशन कराएगा, ग्रेफिन का फॉलिकल को फाड़ेगा, और फाड़ेगा यानी कॉर्पस लुटियम बनाएगा भी, और बनाएगा तो उसको मेंटेन भी रखेगा। तीन फंक्शन है: ओव्यूलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लुटियम। क्लियर? कोई डाउट LH और FSH में? वो सर। ओके, आगे बात करते हैं। अगला जो हार्मोन हमारे पास है, आखिरी बता रहा हूँ, आखिरी हार्मोन है। अब इस आखिरी हार्मोन के लिए आप इस इंटरमीडिया को सर्कल कर दो। अभी तक जितना हार्मोन बताया वो सब पार्स डिस्टालिस रिलीज कर रहा था, ये वाला हार्मोन पार्स इंटरमीडिया रिलीज करता है। इसका नाम क्या है? MSH। व्हाट इज MSH? सर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बाकी की बात क्या कुछ नहीं मालूम है क्या? बेसिक बेसिक चीजें। MSH इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करते हैं मेलानोसाइट बॉडी में? क्या होते हैं मेलानोसाइट्स? व्हाट इज मेलानोसाइट्स? मेलानोसाइट्स का पिगमेंटेशन के लिए काम आते हैं, जो मेलिन कंटेन करते हैं, जो पिगमेंट मतलब बॉडी को कलराइजेशन के लिए। कहाँ है मेलानोसाइट मेरी बॉडी में? क्या सर? कहाँ है मेलानोसाइट्स? होते कहाँ है? स्किन में। स्किन। हाँ, स्किन ही है। मतलब स्किन में क्या होता है? स्किन ही है। आपकी स्किन मल्टीपल लेयर है ना, आपकी एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है। आपकी एपिडर्मिस की बहुत सारे लेयर हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम बेसालिस, फलाना बहुत सारे। तो थोड़ा नीचे जाएंगे ना जहां पर, तो वहां पे बड़े बड़े स्किन के सेल्स ही हैं। बस इसमें खास क्या है, मिलानिन के ग्रैन्यूल्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं, और उन ग्रैन्यूल्स की कंसंट्रेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से
ये आपको पिगमेंटेशन देते हैं, जैसे आपके होठों का रंग लाल है, ठीक है, वो वहां अलग पिगमेंटेशन रिलीज हो रही है, आपके हाथ ऊपर से यहाँ से काले हैं, यहाँ से फिर कलर चेंज है, ये पिगमेंटेशन रिलीज हो रही है। तो ये सब मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टिमुलेट करने वाले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगेन हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा, दो हार्मोन आएंगे, एमआरएच एंड एमआईएच। क्लियर पॉइंट। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एमआरएच एंड एमआईएच। melanin releasing hormone, melanin inhibiting hormone from the hypothalamus। ये सारी बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं इतनी बातों में? नो सर। तो सर तो अल्टीमेटली क्या निचोड़ हुआ? अल्टीमेटली निचोड़ ये हुआ कहानी का कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोलिंग अदर ग्लैंड्स कि थायराइड तो थायरोक्सिन रिलीज कर, गोनाड्स तुम टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज करो, है ना, और एड्रिनल कॉर्टेक्स तुम अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करो। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी इज गवर्निंग बॉडी, तुम ग्रोथ करो, मेलानोसाइट्स तुम अपना हार्मोन रिलीज करो। मतलब इट्स इन्फ्लुएंसिंग, इट्स टेलिंग एवरीबॉडी दैट व्हाट हैज टू बी डन। So in that context, the anterior pituitary is considered as the master gland pituitary, yeah, simply the master gland, right? And because anterior pituitary is master gland, but its functions are dependent on the hypothalamus, so we can say that the hypothalamus can be said as the master of the master gland. On the other context, even the posterior pituitary is controlled by the hypothalamus directly. Any hormone released from the posterior pituitary is actually a hormone of the hypothalamus. So we can say that the hypothalamus is controlling both anterior as well as posterior pituitary. Anterior pituitary indirectly through the blood circulation, whereas posterior pituitary directly. Is that clear to everybody? Shall we go further? यस सर। जी सर। Okay. अगला टॉपिक, इसको खत्म कर दो। अगर थोड़ा साइड में चलते हैं, साइड में क्या है, पीने पीने रिलीज करता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजें, मैं बताता हूँ। ओके, पे अटेंशन। क्या आप जानते हैं कि आपका बॉडी का एक रिदम होता है नोन एज सर्कैडियन रिदम? जो सर्कैडियन रिदम में क्या है, ये सर्कैडियन रिदम इज लाइक आपकी डे साइकिल कि दिन में आप कब एक्टिवेट होंगे, है ना, कब उठेंगे, कब सोएंगे, ठीक, कब भूख लगेगी। तो एक उसका एक साइकिल मेंटेन रहता है। देखो हम अगर कंटिन्यूअसली एक ही काम करते रहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे सो रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे खा रहे होते हैं, तो नींद भी उस टाइम पे खुलती है ना, नींद भी उस टाइम पे आती है, भूख भी उस टाइम पे लगती है। तो ये सारा जो डेली का साइकिल है हमारा, इसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम, ठीक है ना। अब सर्कैडियन रिदम हमसे ज्यादा ना अदर एनिमल्स के लिए जरूरी है ना। अब जो मुर्गा है उसने सुबह 4:30 बजे बांग देनी है ना, उसको क्या पता, घड़ी थोड़ा लगे उसके दिमाग में,
तो उसकी बॉडी में काम कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। अब हमारा, अब ह्यूमंस को अगर हम छोड़ दो, ह्यूमन तो बड़े एडवांस हो गए, लेकिन वी आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स, वी कैन ब्रीड एनी टाइम ऑफ आवर लाइफ आफ्टर ऑफ कोर्स जुवेनाइल फेज, हम कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। डॉग्स, कैट्स, बफेलोस, काउस, फॉक्स, ये सब का ना एक ब्रीडिंग टाइम आता है कि हाँ ये ब्रीडिंग सीजन आया, अभी ब्रीड करेंगे, अभी ब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है ना। कुछ शॉर्ट डे ब्रीडर्स होते हैं जो सर्दियों में ब्रीड करते हैं, कुछ लॉन्ग डे ब्रीडर्स होते हैं वो गर्मियों में ब्रीड करते हैं, कुछ मानसून में ब्रीड करते हैं, तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है ब्रीडिंग का। अब लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, ये सब अब ध्यान देना लाइट से डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है ना। आपकी नींद भी खुल रही है वो भी लाइट पे डिपेंडेंट है, सब चीजें लाइट पे डिपेंडेंट है। मैं इसका रिलेशन बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, सर्दियां आ गई यहाँ चलो, गर्मी आ गई वहां चलो, है ना। अगेन लाइट पे डिपेंडेंट है, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो कहीं और चलो, लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो कहीं और चलो, तो बर्ड्स का माइग्रेशन है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इवन एक रिदम में की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक रिदम है, आया गया, आया गया, आया गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरी कुछ चीजें जैसे एरिथ्रोपोइसिस, ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड का फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, काफी सारी चीजें इन्फ्लुएंस करता है कौन? एक हार्मोन नोन एज मेलेटोनिन, जिसका सेक्रेशन कहां से हो रहा है? पीनियल ग्लैंड से हो रहा है, और जो लाइट से इनहिबिट होता है। मतलब ज्यादा रोशनी, ज्यादा लाइट इसको इनहिबिट करेगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जब धूप में सूरज एकदम आपके सर के ऊपर है, उस टाइम पे मेलेटोनिन का सेक्रेशन सबसे कम होगा। जैसे ही सूरज हल्का 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 ढलता जाएगा, मेलेटोनिन का सेक्रेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका एक साइकिल चलता है एकदम साइन थीटा के कर्व के जैसा, मेलेटोनिन बढ़ा, घटा, बढ़ा, घटा। तो ऐसा साइन थीटा के कर्व के जैसा इसका चलता है, क्या साइकिल चलता है मेलेटोनिन का। खैर, हम ये नहीं कहते कि मेलेटोनिन स्टिमुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, या मेलेटोनिन स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस, या स्टिमुलेट्स सर्कैडियन रिदम। हम एक टर्म यूज करते हैं इफेक्ट्स। तो हम ये जानते हैं कि मेलेटोनिन मेलानिन को इफेक्ट करता है, स्किन के पिगमेंटेशन को इफेक्ट करता है, एरिथ्रोपोइसिस को इफेक्ट करता है, सर्कैडियन रिदम को इफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करता है। हम स्टिमुलेट या इनहिबिट का टर्म इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन अलग अलग कंसेंट्रेशन में अलग अलग तरीके से काम करता है। ज्यादा होता है तो अलग तरीके से काम करता है, कम होता है तो अलग तरीके से काम करता है। इसलिए इट यूज द टर्म, इट इन्फ्लुएंसेस menstrual cycle, circadian rhythm, erythropoiesis, melanin formation and dark circle। अच्छा, काम कैसे कर रहा है? लाइट के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ब्रेन में है, क्या होता है, हम ये हमारी आई से जो लाइट जाती है वो जाके स्टिमुलेट करती है पीनियल ग्लैंड को, और फिर पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद मेलेटोनिन को रिलीज करता है, जो ये सारी चीजें क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? लाइट पे डिपेंडेंट है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? एक बात याद रखिएगा कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मेलेटोनिन, ज्यादा मेलेटोनिन डिलेज द मेनार्क, मतलब प्यूबर्टी को डिले कर देगा अगर मेलेटोनिन ज्यादा होगा तो। तो ज्यादा मेलेटोनिन प्यूबर्टी को डिले कर देता है, यानी कम मेलेटोनिन प्यूबर्टी को जल्दी भी ला सकता है। क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई डाउट पीनियल ग्लैंड के अंदर? सर ये मेलेटोनिन का सिक्रीशन आर्टिफिशियल लाइट में भी इनहिबिट हो सकता है, मतलब कम हो सकता है ना? हाँ, लेकिन वो आर्टिफिशियल लाइट आपकी वैसी ही होनी चाहिए जैसे सूरज की लाइट है, ठीक है। उसके आसपास होनी चाहिए। हाँ, ठीक। यस सर। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द पीनियल ग्लैंड, जो आपकी सिंपली अगर मैं टर्म्स बोलूं तो बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कर रहा है। ठीक। ओके। अच्छा, एक बात बताओ। अच्छा, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, ये आपकी इम्यूनिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स।
अगली बात करते हैं। अब सर से निकल गए हम, अब गले में आ गए हैं। गले में जो ग्लैंड की बात कर रहे हैं, थायराइड की बात कर रहे हैं। ये ट्रैकिया है, ठीक है। अगर ये ट्रैकिया है, अगर ये ट्रैकिया है तो इसके आसपास ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये आगे से देखें इसको, और अगर इसी को हम पीछे से देखें, पीछे से जब हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड को, तो हमें हमें इसमें एक और चीज नजर आती है। इसके पीछे टेट्रालोक्युलर मतलब चार जगह पर, टेट्रा चार, लोकी मतलब लोकाई, चार लोकाई पे लोकेटेड पैराथायराइड। तो ये हो गया हमारा थायराइड। थायराइड एंड दिस इज पैराथायराइड। इनके हॉर्मोन्स बता देता हूँ। थायराइड रिलीज करता है इन टोटल दो हॉर्मोन्स। एक का नाम है थायरॉक्सिन, T4 भी बोलते हैं उसको, और दूसरा है कैल्सिटॉनिन। यस, और पैराथायराइड का एक ही हार्मोन है, द पैराथायराइड, पीटीएच। तो आइए मैं इनके सबके फंक्शंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। थायराइड एक ग्लैंड है, बाइलोब ग्लैंड है, दो लोब्स हैं इसके, कनेक्टेड बाय इन्फंटिबुलम, ठीक है ना। और रिलीज करता है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन कैसे रिलीज होता है मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ। एक प्रोटीन बनता है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं हम टायरोसिन। टायरोसिन को जोड़ते हैं आयोडीन के साथ। मतलब पहले हम प्रोटीन पे आयोडीन जोड़ते हैं टायरोसिन पे, फिर प्रोटीन को तोड़ तोड़ के टायरोसिन और आयोडीन के टुकड़े निकाल लेते हैं। अब टायरोसिन और आयोडीन के टुकड़े जोड़ जोड़ के, मान लो तीन टुकड़े जुड़ गए तो बना ट्राई आइडो थायरोनीन। सुनना ध्यान से, ट्राई तीन, आइडो आयोडीन, थायरोनीन ट्राई आइडो थायरोनीन, उसको बोलते हैं T3, ठीक। और जो T3 है वो काम क्या करता है, मैं T3 के बारे में बताता हूँ आपको। T3 जो हार्मोन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। वो बॉडी में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल कर रहा है, BMR। मतलब आप कुछ खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, ठीक है ना। मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट हाई, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा और हाई रहेगा अगर थायरॉक्सिन का लेवल तेज रहेगा, ठीक है ना। बॉडी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। कुछ लोग बहुत खाते हैं और मोटे नहीं होते, और कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते और मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म में फर्क है। और दोनों में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन, ठीक है ना। अच्छा, फिर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ज्यादा होगा तो बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, कम होगा तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। अरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। अच्छा, बॉडी की डेवलपमेंट में मदद करेगा, फिजिकल भी और मेंटल भी, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। अगर कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में T3 की या इवन T4 की कमी हो गई, या सिंपली थायरॉक्सिन की कमी हो गई एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, तो क्या होगा कि जो फीटस है, हो सकता है वो फिजिकली चैलेंज हो, उसके हाथ पैर ठीक डेवलप ना हो, या हो सकता है वो आईक्यू लेवल में बहुत ज्यादा कम हो, मंद बुद्धि बालक बन जाए, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, तो होता भी है। इसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, CRETINISM, क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म इज अ डिसऑर्डर जब एक छोटे बच्चे के अंदर शुरू से ही थायरॉक्सिन की क्या रहती है, कमी रहती है। तो आपकी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी ही नहीं,
एक किसी भी एनिमल की फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मतलब कि हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर हम एक फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है उसको थायरॉक्सिन की कमी कर दें, ठीक है, या आयोडीन की कमी कर दें, इसके वजह से थायरॉक्सिन ना बने, तो अल्टीमेटली उसका भी मेटामॉर्फोसिस प्रॉपर नहीं होता, ठीक है ना, उसका मेटामॉर्फोसिस भी ठीक से नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं सेल डिफरेंशिएशन या मेटामॉर्फोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, थायराइड से रिलीज होने वाला ये आइडोथायरोनिन, चाहे वो ट्राई हो चाहे वो टेट्रा हो। ट्राई आइडोथायरोनिन होगा तो T3 बोलेंगे, टेट्रा आइडोथायरोनिन होगा तो उसे T4 बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, तो T3 और T4 में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जो काम T3 करता है वही काम T4 भी करता है। मतलब जो फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, कैरेक्टरोपोएसिस, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना, मेंटल डेवलपमेंट करना, फिजिकल डेवलपमेंट करना, है ना, ये सारे फंक्शन T3 के भी हैं, ये सारे फंक्शन T4 के भी हैं। तो दोनों के फंक्शन सेम है, बस फर्क इतना सा है, T3 इज मोर एक्टिव, T3 इज मोर एक्टिव, लेकिन प्रोडक्शन T4 का ज्यादा होता है। T4 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, T3 ज्यादा एक्टिव है। तो समझदारी ये क्या कहती है, समझदारी ये कहती है कि T4 को T3 में कन्वर्ट कर लो, भाई जो ज्यादा एक्टिव है उसमें कन्वर्ट कर लो, अगर इंटर कन्वर्टेबल है तो हम बहुत सारे T4 को T3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो प्रोड्यूस T4 ज्यादा होता है, इसलिए हम थायरॉक्सिन T4 को बोल देते हैं, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। लेकिन ज्यादा एक्टिव कौन है, T3 इज मोर एक्टिव। तो आई सपोज थायरॉक्सिन का फंक्शन क्लियर है आपको, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगला है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन पढ़ेंगे अभी। कैल्सिटोनिन का दूसरा नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, ये भी इसका नाम है। थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है, आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल से कैल्शियम को लेके बोन्स में डिपॉजिट करना। मतलब ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। भाई ब्लड में कैल्शियम, उस कैल्शियम को लेके जाएगा, बोन में डिपॉजिट करेगा, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये काम किसका हो गया, कैल्सिटोनिन का हो गया। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? नो सर। कैल्सिटोनिन का अपोजिट एक्शन, रिवर्स एक्शन, एकदम रिवर्स एक्शन पैराथ हार्मोन का। देखो, कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम लेके बोन्स में डिपॉजिट कर रहा है, मतलब ब्लड के कैल्शियम को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? कम कर रहा है। कम कर रहा है। तो कम कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है, हाइपोकैल्सीमिया की हाइपरकैल्सीमिया? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया ज्यादा हो जाएगा तो बोल रहा हूं, तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा, हाइपोकैल्सीमिया। वो कैल्सिटोनिन करता है। पैराथ हार्मोन क्या करता है, हाइपर कैल्सीमिया। इसका अपोजिट फंक्शन है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सीधा बोन से कैल्शियम लेके आया ब्लड में ले लाके रख दिया, वैसे भी करता है, लेकिन वो उसका आखिरी औपचारिकता होती है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। तो और ऑप्शंस क्या है मैं बताता हूँ। पैराथ हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, जिसके दो मेन तरीके हैं। पहला बहुत आसान है, मैंने आपको पढ़ाया था। पहला, जो कैल्शियम हम खा रहे हैं, ठीक है, उसको डाइटरी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। और डाइटरी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन डी। वेरी गुड, विटामिन डी जिसने चाहिए। बहुत समझदार बच्चा है वो, विटामिन डी चाहिए। और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है कैल्सी ट्राइऑल, कुछ भी नहीं है, कैल्सी कैल्सी ट्राइऑल। ट्राइऑल क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर में तीन वर्ड्स होते हैं। तो कैल्सी ट्राइऑल इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, जो रिलीज होता है किडनी से, किडनी से रिलीज होता है, ठीक है ना। स्टोर लिवर में होता है, रिलीज किडनी से होता है, बनता स्किन में, बताया था, स्किन में बनेगा, लिवर में स्टोर रहेगा, किडनी से रिलीज होगा। तो किडनी से रिलीज होता है कैल्सी ट्राइऑल। और बॉडी में जो कैल्शियम खा रहे हैं, चाहे आप चॉक खा लो, चाहे आप कुछ भी खा लो, ठीक है ना, जिसमें कैल्शियम अमाउंट ज्यादा हो, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहा है बॉडी से कौन, कैल्सिट्रायोल। और कैल्सिट्रायोल को रिलीज करवाने वाला किडनी से कौन है,
पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का काम क्या है? विटामिन D3 यानी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को किडनी से रिलीज कराना ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। तो क्या कॉज कर रहा है? हाइपरकैल्सीमिया, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है कि कैल्शियम को यूरिन में मत जाने दो, डिस्टल कॉन्वर्जेंट ट्यूब्यूल से कैल्शियम को ब्लड में रीअब्सॉर्ब करा लो, तो यूरिन में कम जाएगा, यूरिन में कम जाएगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा, अगेन हाइपरकैल्सीमिया। तो ये हुए दो तरीके कैल्शियम बढ़ाने के। लेकिन ये दो तरीके कब काम करेंगे? जो तुम्हारे ब्लड में ऑलरेडी, या तो तुम डाइट में कैल्शियम खा रहे हो, ब्लड में खा रहे हो, ब्लड में है भाई, डाइट में खाओगे तो ही ब्लड में आएगा, और ब्लड में आएगा तो ही यूरिन में जाएगा, तो ही यूरिन से निकाल पाओगे। तो मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के बात आ जाती है, ये बात तो तब की जब कैल्शियम खा रहे हो। अगर कैल्शियम खा ही नहीं रहे, डाइट में कैल्शियम ही नहीं है, और फिर अगर ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल करना हो तो फिर क्या करोगे? फिर तीसरा तरीका आएगा, हड्डियों से कैल्शियम निकालो और ब्लड में ले आओ। तो वो हड्डियों से कैल्शियम निकालो, ब्लड में ले आओ, आखिरी तरीका है, ठीक है। और वो भी कौन काम करेगा? पैराथॉर्मोन, जस्ट अपोजिट टू द कैल्सीटोनिन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। थायराइड पैराथायराइड क्लियर। तो थायराइड आगे की तरफ है, बस आगे के मतलब थायराइड चारों तरफ है, और थायराइड के पीछे डॉर्सल साइड में पैराथायराइड है, टेट्रालॉक्युलर, चार जगह पे टेट्रालॉक्युलर, और रिलीज कर रहा है पैराथायराइड हार्मोन। आई सपोज इसमें कोई भी डाउट नहीं है, थायराइड और पैराथायराइड दोनों क्लियर है। आगे बात करें। ओके, यस सर। तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी में 12th शुरू हो गया है? नहीं यस सर, सर। अभी नहीं हुआ। कहाँ कहाँ नहीं हुआ है? फिजिक्स में तो हो गया। फिजिक्स में फिजिक्स तो में हो गया। हाँ हो जाए। हाँ जी सर। केमिस्ट्री और बॉटनी? सर केमिस्ट्री में भी हो गया। केमिस्ट्री में 12th शुरू हो गया, कब हुआ? यस सर। सर बहुत सारे चैप्टर हो गए अभी केमिस्ट्री में 12th की। अरे 12th के काफी चैप्टर हो गए उसमें। अच्छा, और यस बॉटनी? सर बॉटनी में भी हो गए 2 चैप्टर, बॉटनी दूसरा में भी चैप्टर चल रहा है 12 चल रहा मॉलिक्यूलर है। वाला। 12th शुरू हो गया, अच्छा ओके। जेनेटिक्स का सेकंड चल रहा है। अच्छा 12th ही चल रहा है, ठीक है, आप पीछे रह गए, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं। तो थायराइड पैराथायराइड के बाद और नीचे चलेंगे थाइमस। थाइमस बहुत सिंपल है, तो कुछ बताने वाला है ही नहीं, इसका स्ट्रक्चर थायराइड जैसे ही आई लोब है। अच्छा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ लोकेशन ध्यान रखिएगा। बाकी हमारी टेंशन नहीं है, हमारा 12th का सिलेबस हैवी था, बाकी को तो काफी ज्यादा है। हमारा तो 12th का सिलेबस है ही नहीं, 4 चैप्टर में मोटे मोटे, ठीक है। तो मैं पूरा बना रहा हूं, ये लेट से ये आपका ये है ट्रैकिया, है ना। अब इस ट्रैकिया में ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे तो ये आपको कौन सा ग्लैंड था? ये आपका ग्लैंड है थायराइड। कहाँ? ट्रैकिया में ऊपर की तरफ, लैरिंक्स के पास, यहाँ पे लैरिंक्स के पास थायराइड। अच्छा, एक मैं बता रहा हूँ, ये गले से मुझे याद आया, थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाएगी बिकॉज ऑफ आयोडीन, याद रखना थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी बिकॉज ऑफ आयोडीन, तो आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, और थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा तो गला स्वेल कर जाएगा, और डिसऑर्डर को बोलते हैं गॉइटर, सिंपल गॉइटर, ठीक है। सिंपल गॉइटर याद रखिएगा, सिंपल गॉइटर इज डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, राइट। तो ये हो गया ऊपर की तरफ थायराइड। अब जहां पे ये ट्रैकिया नीचे वाला पार्ट है, जहां बाइफर्केशन हो रहा है, उसके पास एक दूसरा ग्लैंड प्रेजेंट है, उस छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं थाइमस। जहां पर थाइमस है, थाइमस एक छोटा सा ग्लैंड है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि थाइमस के अंदर जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस के अंदर मेच्योर होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स की मेच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? थाइमस रिस्पॉन्सिबल।
क्लियर पॉइंट। ये हार्मोन रिलीज करेगा थाइमोसिन, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मेच्योरिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो एज के साथ डिक्रीज करता है। मतलब कि अगर आप देखें तो जब आपकी उम्र बढ़ रही है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ये डेवलप कर रहा है। 15 साल, 20 साल के बाद ये धीरे धीरे कांस्टेंट रहता है, फिर धीरे धीरे एज के साथ ये डिग्रेड होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे डिग्रेड होगा मतलब कि अगर आपने किसी 70 या 80 साल के पर्सन का डायसेक्शन किया या उसकी बॉडी को कट किया, उसमें से हो सकता है थाइमस आपको बहुत ही छोटा मिले, ठीक है ना। तो थाइमस एज के साथ क्या करता रहता है, डिग्रेड करता रहता है। ये थाइमस ग्लैंड की क्या है प्रॉपर्टी, तो बहुत छोटा सा ग्लैंड है। थाइमोसिन इसका हार्मोन है। फंक्शन अल्टीमेटली बड़ा सिंपल सा है कि मैच्योरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स। कोई डाउट? आगे बात करें। यस सर। थाइमस के बाद एक बड़ा छोटा सा अगेन हमारे पास एक ग्लैंड है, ठीक है। अब एक अगले थोड़ा और नीचे चलते हैं, और थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा पैनक्रियास। अब पैनक्रियास के दो हिस्से हैं, मैं बताता हूँ। बीच में अगर आप बात करें, पैनक्रियास का एक हिस्सा है द आइलेट्स, आइसलेट्स, ठीक है ना। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये याद रखिए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिसमें सेल्स हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, मेनली डेल्टा और एफ सेल्स। डेल्टा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या है अल्फा एंड बीटा। अल्फा रिलीज करता है ग्लूकागॉन और बीटा सिंथेसिस करेगा इंसुलिन। डेल्टा रिलीज करेगा इन दोनों को इनहिबिट करने वाला हार्मोन, इसको इनहिबिट करेगा, इसको भी इनहिबिट करेगा। डेल्टा ऐसे क्या रिलीज कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है जो रिलीज हो रहा है, डेल्टा सेल से भी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, और इनहिबिट कर रहा है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को, ठीक है ना। ये ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन जैसा ही हार्मोन है, इसलिए सोमैटोस्टैटिन बोल रहे हैं। एफ सेल रिलीज करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इसके एक्सोक्राइन सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। एक्सोक्राइन सेक्रेशन क्या है, मान लो ये पैनक्रियास है, पैनक्रियास के में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एसिनाइन। और एसिनाइन के सेल्स होते हैं एसिनार सेल्स। एसिनाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैनक्रियाटिक जूस। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कि पैनक्रियास एक कंपाउंड ऑर्गन है। ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन सेक्रेशन के अंदर इसके अंदर आ रहा है ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। और एसिनाइन रिलीज कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, ट्रिप्सिन, थाइमोट्रिप्सिन, वो सब आएगा। तो हमें एसिनाइन क्या रिलीज कर रहा है उसकी बात हम कर चुके हैं डाइजेशन सिस्टम में। हार्मोन्स की बात करनी है ग्लूकागॉन की और इंसुलिन की। क्लियर पॉइंट। मैं इन दोनों हार्मोन्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। पहले बात करते हैं ग्लूकागॉन की, ठीक है ना। ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को, नाम से सुनो, ग्लूकोज को गॉन कर रहा है। ग्लूकोज तुम बाहर जाओ, ग्लूकागॉन मतलब ये जो आपके जो एडिपोसाइट्स हैं, यानी आपके फैट सेल्स हैं या आपके लिवर के सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स में से ग्लूकोज को बाहर फेंक रहा है। अब ग्लूकोज को बाहर फेंकना तो कैसे फेंकोगे, पहला नंबर ग्लाइकोजन को तोड़ो और ग्लूकोज को बाहर फेंको। ग्लाइकोजन को तोड़ा तो कहलाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज को बाहर फेंकेगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बाद आता है दूसरा तरीका, आता है कि ग्लूकोज बनाओ और फिर ग्लूकोज को बाहर फेंको, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि ग्लूकोज बनाया
और ग्लूकोज को बाहर फेंका, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दोनों काम कौन करेगा? ग्लूकागॉन करेगा, राइट। अगला कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर लाता है, अपोजिट फंक्शन है ग्लूकागॉन के। ग्लूकागॉन बाहर निकाल रहा है, इंसुलिन अंदर ला रहा है। मतलब एडिपोसाइट्स और लिवर सेल के अंदर अगर ग्लूकोज जाएगा तो इंसुलिन की वजह से जाएगा। इंसुलिन क्या करता है? पहले इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड होते ही एडिपोसाइट्स और लिवर सेल के ऊपर प्रेजेंट GLUT4 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 चैनल्स जो होते हैं ग्लूकोज के, वो खुल जाते हैं, ग्लूकोज अंदर आ जाता है। अब अंदर आए ग्लूकोज का क्या होगा? अब ग्लूकोज अंदर आए तो जैसा आप पैसों के साथ करते हो, जब पैसे आते हैं कुछ खर्च करते हो, कुछ बैंक में डालते हो, तो कुछ ग्लूकोज खर्च हो जाएगा, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और कुछ ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा, दैट इज ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनेगा, या ग्लूकोज ब्रेक होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो ये फंक्शन किसके हो गए? इंसुलिन के हो गए। अब इंसुलिन से रिलेटेड दो डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में क्या होता है? बीटा सेल्स डिग्रेड कर जाते हैं, आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज बीटा सेल्स को डिग्रेड कर देती है, मतलब इट इज एन ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, डायबिटीज टाइप 1। बीटा सेल्स डिग्रेड हो जाएंगे, इंसुलिन कम हो जाएगा। इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा, सेल के अंदर आ नहीं पाएगा, तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा हाइपर ज्यादा ग्लूकोज इमिया इन द ब्लड, हो गया हाइपर ग्लाइसीमिया। तो हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा इंसुलिन की कमी की वजह से, उसको हम बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, मीठी डायबिटीज टाइप 1। अब डायबिटीज मेलाइटस यानी मीठी डायबिटीज टाइप 2 भी होता है। उसमें क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके रिसेप्टर कहते हैं कि हमें तो इंसुलिन और ज्यादा चाहिए, हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा। तो पहले एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का बाइंड कर रहा था, थोड़े बड़े हुए तो 2 मॉलिक्यूल से रिस्पॉन्ड करने लग गए, फिर उसको 4 मॉलिक्यूल, जैसे ड्रग होते हैं, आज थोड़ी हेरोइन खाई, कल थोड़ी और हेरोइन चाहिए, फिर थोड़ी और ज्यादा हेरोइन चाहिए। तो डिपेंडेंस को सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है ना, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब सॉरी सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स की कम हो जाती है। तो उम्र के साथ आपके रिसेप्टर की सेंसिटिविटी क्या हुई है? सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स की बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो अब पहले जैसे जितने इंसुलिन में काम चल रहा था उतने इंसुलिन में काम नहीं चल रहा। एज रिलेटेड डिसऑर्डर इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, मतलब मीठी डायबिटीज टाइप 2। अगेन इंसुलिन पूरा नहीं पड़ेगा तो ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा तो ब्लड में रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन की कमी की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, चाहे हम टाइप 1 बोले चाहे हम टाइप 2 बोले। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, रिसेप्टर डिपेंडेंट है। तो टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट एंड टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ये क्लियर है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन और ग्लूकागॉन? यस सर। अच्छा देखो, डायबिटीज और भी होती है, एक तो मीठी डायबिटीज हो गई टाइप 1 टाइप 2, और एक दूसरी डायबिटीज होती है प्यासी डायबिटीज। प्यासी डायबिटीज इज डायबिटीज इंसिपिडस, INSIPIDUS। अब प्यासी डायबिटीज यानी डायबिटीज इंसिपिडस इज डेफिशिएंसी ऑफ ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सुना है इसके बारे में? अभी पढ़ा थे ADH। ADH कम हो जाएगा तो क्या होगा? डायूरेसिस हो जाएगा भाई, वो एंटी डाययूरेटिक है, तो ADH कम हो गया तो क्या हो जाएगा? डायूरेसिस। डायूरेसिस हो गया मतलब खूब सारा पानी लॉस हो गया यूरिन। अब खूब सारा पानी लॉस हो गया यूरिन में, तो ब्लड में क्या हो गया? पानी की कमी। ब्लड में पानी की कमी हो गई तो पानी की बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज दो तरीके के, इंसिपिडस एंड मेलाइटस, मीठी और प्यासी। मीठी वाली इंसुलिन की वजह से और प्यासी वाली ADH की वजह से। कोई डाउट? प्यासी डायबिटीज मेरा दिया हुआ वर्ड है, ठीक है, इस्तेमाल मत कर लेना कि प्यासी डायबिटीज। हाँ ओके सर। साइंटिफिक नेम इज डायबिटीज इंसिपिडस, वो तो याद रखने के लिए।
ठीक है, ओके। तो आई सपोज पैंक्रियाज इज क्लियर, इसमें एसिनाई से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना एसिनाई इज द मेजर पार्ट। 92 to 95% पैंक्रियाज इज एसिनाई, और आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस छोटा पार्ट है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? हार्मोन हमें थोड़ा सा चाहिए, नैनोग्राम्स में चाहिए, थोड़ा सा मैसेंजर है ना, मैसेज तो देना है ना, तो हार्मोन थोड़ा चलता है, एंजाइम ज्यादा चाहिए होता है। तो एसिनाई इज द मेजर पार्ट, लैंगरेंस इज द माइनर पार्ट। तो यहाँ पे खत्म हो गया कौन? पैनक्रियास। अगला हार्मोन, अगले ग्लैंड की बात करेंगे। आप लोग की 12 बजे किसकी क्लास है? केमिस्ट्री। अरे एक बात बताओ, ये जो जेजी अपेरेटस था, रास रास क्या बढ़ा रहा था? आवाज आ रही है मेरी? हम लोग को रास बढ़ाया था मैंने एक्सक्यूशन में। हाँ जी सर। क्या बढ़ा रहा था वो? सर जीएफआर को इंक्रीज कर देता। क्या इंक्रीज कर रहा था? जीएफआर। जीएफआर। तो याद रख लेना, जी एफ आर, ग्लोमेरुलोसा, fasciculata, रेटिकुलारिस, तीनों के आगे नाम लगा है जोना। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fascicularis एंड जोना रेटिकुलारिस। ये तीनों मिला के आपका बनता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। कौन सा पार्ट? एड्रीनल का कॉर्टेक्स पार्ट। आपको पता है कि आपकी किडनी होती है, किडनी तो आप जानते ही है ना, किडनी होती है, लेट्स से किडनी है ना, एकदम। और किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, द एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर ग्लैंड है। इसी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, नीचे वाला मेडुला या छोटे वाला मेडुला, बड़े वाला कॉर्टेक्स। तो आज हम कॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे, मेडुला की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? यह काम करते हैं, आज एड्रिनल मेडुला की बात कर लेते हैं, कॉर्टेक्स की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस कॉर्टेक्स याद रखना, तीन पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलोसा, वेसिकुलाटा एंड रेटिकुलारिस। एड्रिनल मेडुला क्या कर रहा है? देखो एड्रिनल मेडुला, अगर मैं आपको बताऊं, एक नाम ले रहा हूं, ध्यान सुनना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम is also known as sympathetico adrenal system because it works with along with adrenal medulla. So it is known as sympathetico adrenal system. मतलब adrenal medulla जो है वो sympathetic nervous system के साथ काम करता है। और कैसे काम करता है? By release of three very important chemicals, जिनका नाम है पहला एड्रेनालिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन, जिसको आप नॉर एपाइनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एक ही बात है, ठीक है ना? सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड और एपिनेफ्रिन एक ही बात है, नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक ही बात है। और तीसरा आता है डोपामीन। थोड़ा सा अमाउंट में डोपामीन भी रिलीज होता है। तो डोपामीन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, और इन तीनों को मिला के हम एक बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं, आप ये नाम याद रखेंगे। इनका नाम है कैटेकोलामाइन्स। ये अमाइनो एसिड मॉडिफाइड हार्मोन्स हैं, इनको बुलाते हैं कैटेकोलामाइन्स। तो कैटेकोलामाइन्स का मतलब एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड डोपामीन।
तो काम क्या करता है एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन या डोपामीन? वही काम करता है जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा था, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। मतलब उसके जितने फंक्शन आप ले लो, हार्ट बीट तेज करना, डाइजेशन को इनहिबिट करना, गॉल ब्लैडर को इनहिबिट करना, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करना, मतलब जितने फंक्शंस है ना, स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना, स्लाइवरी ग्लैंड्स को इनहिबिट करना, मतलब जितने फंक्शन आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थे जो कल बताए थे, वो सारे फंक्शन आपके एड्रिनल मेडुला के भी हैं। हार्ट रेट तेज करना, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ये सब फंक्शन क्लियर है? पॉइंट आ रही बात समझ में? अगेन डिफरेंस क्या है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन में? वही फंक्शन, वही डिफरेंस जो T3 और T4 में था। ये T3 है, ये T4 है, मतलब ये ज्यादा एक्टिव और ये क्या है, कम एक्टिव है। भाई हार्ट रेट आपको ऐसा थोड़ा है कि कुत्ता पीछे लगेगा तो ही बढ़ेगा, जब भागोगे तो ही बढ़ेगा। नॉर्मल कंडीशंस में भी कभी कभार आपके हार्ट रेट को तेज करना होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में आपको एकदम से नहीं बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो कौन ज्यादा रिलीज होगा? नॉर एड्रेनालिन ज्यादा रिलीज होगा, एड्रेनालिन कम रिलीज होगा, दोनों में रेशियो अलग हो जाएगा। अब आपको अचानक से हार्ट रेट बढ़ाना है, तब आप नॉर एड्रेनालिन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तब एड्रेनालिन ज्यादा रिलीज होगा, नॉर एड्रेनालिन कम रिलीज होगा। तो इसका जनरल रेशियो यही होता है, एड्रेनालिन ज्यादा, नॉन एड्रेनालिन कम और डोपामिन सबसे कम, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो कंसीडर तो ये तीनों मिला के हम बोलते हैं कैटेकोलामीन्स, ये रिलीज होते हैं एड्रेनल मेडुला से। काम है इसका, मैंने फिर से बता रहा हूँ, वही काम है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का था। एड्रेनल मेडुला में कोई डाउट तो आप उससे पूछ सकते हैं, वरना मेरी तरफ से आज की क्लास खत्म हो गई है। कॉर्टेक्स की बात और फंक्शन ऑफ हार्मोन्स की बात और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगली क्लास में करेंगे।